अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एडवोकेट मोहम्मद इदरीस भट्टी आज आपके लिए आइलैंड के वीज़े के हवाले से मालूमात लेके आया है। आपने आइलैंड का विज़िट वीज़ा किस तरह से अप्लाई करना है और इसका क्या तरीक़ाकार होगा। ये जो आपको सामने पेज इस वक्त ऑफिशियल पेज आइलैंड का जो मैंने ओपन किया है, इसका जो वेबसाइट लिंक है वो है dfa.ie। और ये वेबसाइट आप खोलेंगे और डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका ये वाला जो लिंक है ये मैं पेस्ट कर दूंगा ताकि वहाँ से आप डायरेक्ट एक्सेस इसके तक हासिल कर सकें। अब यहाँ तक ये है कि आइलैंड के वीज़े की जो चीज़ है उसके हवाले से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ रिक्वायरमेंट्स की सबसे पहले बात की जा रही है कि रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक हो गया। अब ये ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो रिक्वायरमेंट है वो एक तो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ के हिसाब से हर कोई देता है, दूसरा नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं उनके हिसाब से भी दी जाती है। तो लगाया जाता है साथ में इफ़ का मतलब ये होता है कि इफ़ यू आर अ सिटीज़न ऑफ नॉन ईईए कंट्री whether you need a visa or not, you will be subject to immigration control when you enter Ireland। सिंपली ये है, मैं आपको बता देता हूँ कि इमिग्रेशन ऑफिसर वहाँ पे आपसे सवाल जवाब करेगा और आपसे पूछेगा कि भाई आप विज़िट वीज़ा लेके आए हैं तो आप का क्या मतलब इरादा है, आपने बुकिंग की है ऑनलाइन, आपका क्या कारोबार है, आप क्या बिज़नेस करते हैं, मतलब कुछ चीज़ें इस तरह से पूछेगा। वो आपको गैर महसूस तरीके से कि आप उनका नॉलेज वो ले रहा है कि आपकी इंटेंशन जो है वो यहाँ आने की क्या है, आया जिस इंटेंशन से आप आए हैं वही है या फिर ये कि आप कुछ और चाह रहे हैं, यहाँ स्टे करना चाह रहे हैं या आपका कोई और मकसद है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं ये वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर एयरपोर्ट के ऊपर जब आप आइलैंड जाएंगे तो वहाँ पे इन होते वक्त वहाँ से आपसे ये सवाल किए जाएंगे। और उसके बाद फिर आ जाएं कि ये जो रिक्वायरमेंट्स की बात है, इस रिक्वायरमेंटों के अंदर आप देखें कि यहाँ पे मिसाल ये यहाँ शेड्यूल 1 की वो बात कर रहा था। शेड्यूल 1 के अंदर अगर हम आते हैं, ये वाला शेड्यूल 1 है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये वाला वेबसाइट का लिंक काम नहीं कर रहा जिसमें हमारे पाकिस्तान के हवाले से वीज़े की जो रिक्वायरमेंट है वो आनी चाहिए थी, वो यहाँ पे चूँकि एक्टिव नहीं है। तो मैंने ये कलेक्टिव काम किया है कि मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन गेन कर ली है। वो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि विज़िट वीज़े के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आयरलैंड के विज़िट वीज़े के लिए। तो पासपोर्ट 6 मंथ वैलिडिटी के साथ चाहिए, वैलिड आईडी कार्ड चाहिए, एफआरसी फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट चाहिए, इफ़ स्पाउस एंड चिल्ड्रन, अगर बच्चे और वगैरह भी आपके साथ जा रही फैमिली है तो फिर एफआरसी चाहिए। अदरवाइज अकेले जा रहे हैं तो आपको एफआरसी की ज़रूरत नहीं होगी। इफ़ न्यूली मैरिड, अगर आपकी रिसेंटली अभी शादी हुई है तो देन एमआरसी मैरिज रिलेशन सर्टिफिकेट आपके पास आना चाहिए। आपको नादरा से मिल जाएगा ये इजीली, या यूनियन काउंसिल या नादरा आपको ये बना देगी। अब आ जाएँ इसके बाद बैंक स्टेटमेंट है। बैलेंस आपका ईच बंदे का 15 से 20 लाख रुपए का होना चाहिए। रनिंग स्टेटमेंट हो आपकी एटलीस्ट 6 मंथ की। और इसमें यह है कि बैलेंस जो है वो ये नहीं कि क्लोजिंग बैलेंस आपका अगर 15 लाख रख दिया गया और फिर वो आप शो ऑफ कर रहे हैं तो बाकी आपका अकाउंट टोटल सारा का सारा 6 महीने का खाली पड़ा था, तो इस तरह से आपका अपना इमेज ख़राब होगा। तो बेहतर ये है कि आपने मेंटेन की हुई स्टेटमेंट हो आपकी तो वो आप शो ऑफ करें। दूसरा यहाँ तक कि बिज़नेस लेटर हेड आपका जो बिज़नेस करते हैं आप उसका लेटर हेड भी आप लगाएंगे ताकि आपका वो पता, अगर बिज़नेस नहीं है जॉब करते हैं आप तो फिर जॉब का आपका जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर या कुछ इस तरह की चीज़ आप शो करेंगे कि या परमिशन लेटर आप इदारे से लेंगे कि वो आपको देगा, तो उसके ब्याफ के ऊपर आप वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे तो ये आसानी हो जाएगी आपके लिए। उसके बाद होटल बुकिंग है, और होटल बुकिंग कहाँ की आपको चाहिए, उस मुल्क की जहाँ आप जा रहे हैं। एयरलाइन बुकिंग है, ये ऑनलाइन बुकिंग आपकी, दोनों ये चीज़ें दोनों ऑनलाइन हो जाती हैं, होटल बुकिंग भी और ये वाली एयर बुकिंग का काम हो जाएगा। इसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस आपको चाहिए, ये आपको यहाँ एम्बेसी से कनेक्शन करेंगे तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए मालूमात मिल जाएंगे, या गूगल के ऊपर इसको सर्च करेंगे हाउ टू गेट ट्रैवल इंश्योरेंस फॉर आइलैंड तो आपको वो भी पूरी उसकी गाइडेंस मिल जाएगी। अकाउंट्स बैलेंस लेटर जो है ये इसके लिए चाहिए होगा। आपके बैंक से ये अकाउंट बैलेंस लेटर बनता है, अकाउंट स्टेटमेंट लेटर कह लें या इसको अकाउंट बैलेंस लेटर, ये चाहिए होगा, आपका बैंक बना के देगा। ऑल प्रीवियस पासपोर्ट्स, एक से ज़्यादा अगर आपके पासपोर्ट हैं पीछे जिनके ऊपर आपने ट्रैवल किया या वैसे ही बने थे, बेशक आपने ट्रैवल नहीं भी किया लेकिन पासपोर्ट हिस्ट्री जितनी भी है वो आप कलेक्टर के साथ अटैच करेंगे। 3 ईयर्स टैक्स रिटर्न जो है ये आपका होना चाहिए। 3 ईयर्स टैक्स रिटर्न यानी कि जो आप बिज़नेस कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे उसकी टैक्स की जितनी पेमेंट्स हुई, डिडक्शन हुई हैं, उसका कोई रिकॉर्ड होगा आपके पास, वो आप शो ऑफ कर दें। ये किसी जगह के ऊपर कंपलसरी होता है, कहीं पे कंपलसरी नहीं होता। बहरकैफ
अगर डिमांड की जा रही है तो फिर ये चीज़ साथ में लगा दें। जिनके पास नहीं है वो चांस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आ जाता है स्टैंडर्ड नॉन रिफंडेबल वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस जो है, यहाँ पे भी इख्तलाफ दो जगह पे सामने आया, लेकिन जो मैंने वेबसाइट ये खोली है इसके ऊपर मैंने जो फ़ीस का क्राइटेरिया निकाला था वो मैं अभी आपको आगे जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख लें कि ये फ़ीस का क्राइटेरिया आपको नज़र आ गया। सिंगल जर्नी 60 यूरो है इसके अंदर, और यहाँ पे क्या लिखा है कि स्टैंडर्ड नॉन रिफंडेबल वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस आर। अच्छा, ये नॉन रिफंडेबल तो है, लेकिन अब ये कि किसी एक वेबसाइट के ऊपर मैंने ये भी स्टडी में मेरी चीज़ गुजरी है कि रिफंडेबल इन केस ऑफ वीज़ा रिजेक्शन की बात जहाँ आ जाए तो वहाँ पे ये नॉन रिफंडेबल जो है ये रिफ़ंड हो सकती है विद अ लिटिल अमाउंट ऑफ रिडक्शन। कुछ हिस्सा काटेंगे तो बाकी आपको हो सकता है रिटर्न कर दें। अगर आपका वीज़ा मिसाल ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वो नहीं थे, प्रोसीड होने वाले नहीं थे, उसके ऊपर प्रोसेस ही नहीं हो सकता था, या कोई ऐसी सर्टेन कंडीशन होगी कि जिसके ऊपर आपका वीज़े पे आप एलिजिबल ही नहीं अप्लाई नहीं कर सकते, तो फिर उस सूरत में वो हो सकता है कि वो आपको पैसा जो है रिटर्न करते हों। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ क्लियरली मैंशनड है वो है कि नॉन, लेकिन जहन अपना आप यही रखेंगे, जो चीज़ आपको नज़र आ रही है उसके हिसाब से जहन रखिएगा। एक जगह से स्टडी मुझे हुआ तो वहाँ से हो सकता है वो गलत हो, जबकि इसके ऊपर मैं ज़्यादा रिलाई करूँगा इस वजह से कि ये उनकी ऑफिशियल DFA की अपनी वेबसाइट है जिसके ऊपर ये नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। मल्टीपल जर्नी, सिंगल जर्नी का जो डिफरेंस होता है यही होता है कि जो सिंगल जर्नी है वो आप वन से टाइम जा रहे हैं और वापस आ जाएंगे अपने मुल्क, तो दोबारा जाने के लिए नए सिरे से वीज़ा अप्लाई करना होगा। जबकि मल्टीपल जर्नी का ये वीज़ा होता है जिसमें आप, अगर आपका 3 महीने का वीज़ा आपने लिया है विज़िट वीज़ा, तो आप 90 डेज़ में 2 दफ़ा 4 दफ़ा बार बार आ सकते हैं, जा सकते हैं अपने मुल्क से। आपको बार बार वीज़ा रीन्यू कराने की ज़रूरत नहीं। वही जो एक वीज़ा लग गया 3 महीने तक का, उस 3 महीने के अंदर अंदर आप एक से ज़्यादा दफ़ा सफ़र कर सकते हैं। और फिर उसके बाद ट्रांजिट वीज़ा, आपको पता ही है, ये राह गुज़र वीज़ा इसको कह लें। आप एक मुल्क से जा रहे हैं तो उसी तो रास्ते में आपने ट्रांजिट वीज़ा ले लिया, तो उस ट्रांजिट वीज़े के लिए आपको 25 यूरो की अमाउंट है। ठीक हो गया जी। ये 60 यूरो हो गया सिंगल जर्नी का। मल्टीपल जर्नी का हो गया आपके पास 100 यूरो, और ट्रांजिट का हो गया 25। अब इसके साथ आ जाएं आपके अदर चार्जेस इसके। यू मे आल्सो हैव टू पे कम्युनिकेशन चार्जेस। कम्युनिकेशन चार्जेस भी आपको पे करने होंगे। मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट योर लोकल एम्बेसी काउंसलेट फॉर डिटेल फीस। अब ये कि नो फीस रिक्वायर्ड, किस बारे में वो कह रहा है, फर्दर इन्फॉर्मेशन ऑन वीज़ा फीस एंड वीज़ा फ़ी एग्जाम्पशन इज़ अवेलेबल ऑन INIS वेबसाइट। अब आपको INIS की जो ये शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, बात करती इसकी समझ नहीं आ रही होती बंदे को, तो यहाँ पे आप देख लें कि INIS किस चीज़ का शॉर्ट था। आयरिश नेचुरलाइजेशन एंड इमिग्रेशन सर्विसेज का ये शॉर्ट है, और इसको INIS हम पढ़ेंगे, और शॉर्ट मैंने आपको इसका बता दिया किस चीज़ का ये एशियन है, ये कह लें कि इसका शॉर्ट है। अभी इसके ऊपर बात की जाए तो समझ आ गई होगी आपको। उसके अलावा अदर चार्जेस कहता है कि यू मे बी चार्ज एन एडमिनिस्ट्रेशन और कम्युनिकेशन फ़ी इफ़ यू आर अप्लाई फ्राम सम ऑफ दीज कंट्रीज़। अब सम ऑफ दीज कंट्रीज़ जो भी अपील्स के लिए वो जो बात करता है, अपील्स का भी मैं आपको बता दूं किन सूरतों के अंदर अपील की जा सकती है। माई एप्लीकेशन हैज़ बीन रिफ्यूज़। एक इन्होंने ये टाइटल दिया है कि मेरी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई है। तो इफ़ योर एप्लीकेशन हैव रिफ्यूज़ड है, यू स्टिल वांट टू ट्रैवल टू आइलैंड, फिर आप चाहते हैं कि नहीं मैंने ट्रैवल ही करना है, इधर जाना आइलैंड में, तो यू कैन अपील द डिसीजन। आप अपील कर सकते हैं उस डिसीजन के अगेंस्ट में, या फिर आप मेक अ न्यू एप्लीकेशन, एक नई एप्लीकेशन बना के जमा करा देंगे। वो पहले वाली छोड़ दें, एक नई एप्लीकेशन बना दें, या एक अपील में डाल दें। क्या पहले एप्लीकेशन में डाला हुआ था तो अपील आप कर देंगे। अपील के भी कोई चार्जेस वगैरह होते होंगे यकीनन, वो मुझे अमाउंट सर्टेन अमाउंट नहीं पता कि कितनी है, कि अपील जब आप करेंगे तो कितनी अमाउंट के साथ करेंगे, वो अमाउंट थोड़ी होगी। लेकिन न्यू एप्लीकेशन के लिए जो स्टैंडर्ड फीस होती है वो आप पहले दे चुके होंगे, आपको अंदाज़ा होगा कि दोबारा देने के लिए कितनी अमाउंट दरकार है। If you decide to make a new application, your previous application history may be taken into account। अगर आप नई एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो फिर आपको प्रीवियस एप्लीकेशन हिस्ट्री जो है वो साथ में लगानी पड़ेगी कि ये मैंने एप्लीकेशन पहले डाली थी, उसका ये मसला हुआ है। अपीलिंग द डिसीजन, ठीक है, यू विल बी सेंड अ लेटर आउटलाइनिंग द रीजंस फॉर रिफ्यूजल। क्या जो रिफ्यूजल की है उसकी रीज़न जो है आप आउटलाइन करेंगे, उसके अंदर उसको आप नुमाया करेंगे। यू कैन अपील दिस डिसीजन विद इन 2 मंथ्स
आप ये जो अपील है ये आप 2 महीने के अंदर अंदर कर सकते हैं। रिफ्यूजल नोटिस मिलने के बाद आप 2 महीने के अंदर अंदर अपील कर देंगे। यू विल फाइंड फर्दर इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू मेक एन अपील ऑन INIS। हो गया जी। इसके बाद ये अराइवल की बात कर रहा है कि अराइवल के ऊपर क्या चीज़ आ रही है। इमिग्रेशन कंट्रोल की बात कर रहा है। एक बात मैंने शुरू में आपको बता दी थी, वो जाके अब शायद यहाँ पे क्लियर हो रही है कि आप वीज़ा is a form of pre-entry clearance which allows for travel to Ireland. It does not guarantee permission to enter Ireland. Permission to enter Ireland an immigration officer at the port of entry। वो immigration officer जो है at the port of entry, जब आप एयरपोर्ट पे आयरलैंड अगर डबलिन जा रहे हैं तो डबलिन के एयरपोर्ट के ऊपर जब आप इन हो रहे होंगे वहाँ से, तो वहाँ पे जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो आपसे कुछ सवाल जवाब करेगा, तो वो आपको जवाब उसके देने होंगे और आप अक्लमंदी से इसके जवाब दीजिएगा। जो जेन्युइन रीज़न जिसकी वजह से आप आए हैं, घूमने फिरने आए हैं, या आपका कोई फैमिली फ्रेंड है उससे मिलने आए हैं, या फिर वो आपका कोई जेन्युइन रीज़न है कि वहाँ आप शादी करने के लिए आए हैं, आपका कोई वहाँ पार्टनर है, तो वो जो कुछ भी है वो 5 कंडीशनें हैं, वो आपको 4-5 कंडीशनें हैं जिनके अंदर वहाँ पे, जैसे आप स्टडी भी वहाँ शॉर्ट कोर्स कर सकते हैं, लैंग्वेज कोर्स के लिए गए हैं, या आप मेडिकल का ट्रीटमेंट है तो उसके लिए आप गए हैं, तो उसके लिए विज़िट वीज़ा ही मिलता है आपको। 3 महीने का विज़िट वीज़ा जो एक्सटेंड हो सकता है बाद में। अगर आपकी मिसाल है आप बीमारी की घर से गए हैं, इलाज आपका हो रहा है, तो वो आपका एक्सटेंड हो जाता है वीज़ा। अब आते हैं एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा है यहाँ पे कि एज वेल एज योर वीज़ा एन इमिग्रेशन ऑफिसर में आस्क टू सी एडिशनल इंफॉर्मेशन सच एज अकामोडेशन बुकिंग, जिसमें और कि भाई आपने अकामोडेशन बुकिंग कराई है। इमिग्रेशन ऑफिसर मैंने आपको कहा ना, वो पूछेगा भाई आप कहाँ जा रहे हो, आपकी बुकिंग हुई है, ठीक हो गया। अकामोडेशन बुकिंग के बारे में पूछेगा, रिटर्न फ्लाइट की टिकट बारे पूछेगा जी तुसी वापस जाने की टिकटें कराई हैं कि नहीं कराई हैं। उसके बाद आ जाओ कॉन्टैक्ट्स इन आयरलैंड के, आपके कॉन्टैक्ट नंबर आपसे वो ले लेगा। हो सकता है आपके मेरे अंकल हैं यहाँ पे, मैं जिनके पास जा रहा हूँ, मैंने होटल की बुकिंग नहीं कराई, तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर वो ले लेगा, ताकि ये कि वो फिर वहाँ से चेक कर लेगा कि आया बंदा जहाँ से निकला था तो किधर गया। द इमिग्रेशन ऑफिसर एट द पोर्ट ऑफ एंट्री विल डिसाइड योर लेंथ ऑफ स्टे बाय स्टैंपिंग योर पासपोर्ट। अब जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो वहाँ पे स्टैंप लगाएगा आपका, और वो उसका हो सकता है टेनर भी वहाँ पे मेंशन कर दे, या फिर क्लियरेंस स्टैंप होती है ये वो लगा के आपको इंटर होने देगा। विच विल रिफ्लेक्ट द पर्पज़ ऑफ योर जर्नी, और ये रिफ्लेक्ट करेगा कि आपका पर्पज़ ऑफ जर्नी क्या है। ज़ाहिर है आप आए हैं उधर जिस मकसद के लिए वो बताएंगे, तो वो आपका पर्पज़ ऑफ जर्नी जो है वो समझें किस्म का वेरीफाई हो जाएगा। एंड द अमाउंट ऑफ टाइम यू आर अलाउड टू स्टे इन द स्टेट, या 3 महीने का अगर वीज़ा है तो वो। अच्छा, इसके बाद कहते वैलिडिटी पीरियड शॉन ऑन योर वीज़ा इंडिकेट्स द डेट्स बिटवीन विच यू मस्ट ट्रैवल टू आयरलैंड। These dates are not the dates between which you are permitted to remain in Ireland। भाई जितना टाइम का वीज़ा उसी के अंदर आप वहाँ रहें, जब ख़त्म हो जाए उससे पहले पहले आप वापस आ जाएं। आप का जो टाइम फ्रेम है उसका आप ख्याल करें। उसके बाद है कि स्टेइंग ओवर 3 months, जो आप 3 महीने वहाँ पे ठहर रहे हैं, तो इफ़ यू नीड a visa to enter Ireland and you want to stay longer than 90 days, apply for a D type visa before you travel। अगर वो कहता है कि इफ़ यू नीड अ वीज़ा टू इंटर आयरलैंड यू वांट टू स्टे लॉन्गर देन 90 डेज़, अगर तो 90 दिन से ज़्यादा का आपको चाहिए, अगर 90 दिन का है तो फिर आपकी C टाइप है, अगर 90 दिन से ज़्यादा का अगर वीज़ा चाहिए तो फिर आपकी D टाइप वीज़ा होगा बिफोर यू ट्रैवल, ठीक हो क्या। परमिशन टू इंटर ऑन द बेसिस ऑफ अ C टाइप वीज़ा, लेकिन इसकी जो बेस होगी वो C टाइप वीज़ा ही होगी। विल नॉट गिव यू परमिशन टू रिमेन बियॉन्ड अ 90 डे पीरियड। इसके बाद आ जाए रजिस्ट्रेशन की तरफ, तो यहाँ पे आगे मामला चलता जा रहा है। इसको कुछ आप खुद थोड़ी स्टडी कीजिएगा, मेन इसकी जो हाइलाइट्स हैं वो मैं आपको देता जा रहा हूँ। यहाँ पे ये जो बात कर रहा है कि इसमें आप देख लें कि जो रीज़न्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि 5 रीज़न्स हैं कि जो C टाइप वीज़े के अंदर आपको दी जाती हैं। मिसाल है कि एक तो ये कि टूरिज़म की गर्ज से गए, घूमने फिरने गए, सैर सियाहत के लिए। दूसरा है कि टू विज़िट फैमिली फ्रेंड के लिए आप जा रहे हैं, आपने विज़िट करना है किसी फैमिली को, अपनी फ्रेंड को, किसी को मिलना है, उस घर से जा रहे हैं। या फिर वो आपके पास तीसरा ऑप्शन है कि स्टडी भी आप इसी 90 डेज़ के अंदर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं, या फिर टू गेट मैरिड है कि आपकी एंगेजमेंट कहीं हुई है या ऑनलाइन कहीं आपकी अटैचमेंट हुई है, तो वो आप चाहते हैं कि जाके शादी वहाँ करनी है, तो फिर
उसके लिए, या फिर वहाँ जाके भी इस दौरान अगर आपको कोई वहाँ अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो वहाँ शादी भी आप कर सकते हैं इस टाइम के अंदर। उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट है, अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट के घर से गए हैं कि आपके मुल्क में उस बीमारी का इलाज अच्छा नहीं है या आप अच्छा इलाज कराना चाहते हैं, उस मुल्क में ज़्यादा बेहतर मेडिकल की सहूलतें हैं, तो उसके रिगार्डिंग अगर आप जा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको विज़िट वीज़ा ही दिया जा रहा है। अब दिस वीज़ा डज नॉट अलाउ यू टू के डू वर्क पेड और अनपेड ऑफ एनी काइंड। वो कहता है आप काम नहीं कर सकते वहाँ पे, कमाने के लिए काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपका विज़िट है तो विज़िट। वो फिर अगर कमाने की घर से जाना है तो फिर उसके लिए वर्क वीज़े होते हैं, वो उसका अलग क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपके पास ऑफ़र लेटर और वो एक्सेप्टेंस और वो सारा कुछ उसकी जो है वो जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनसे आप गुज़र के फिर आपको वर्क वीज़ा जो अलाउ होता है उसके पे आप काम कर सकेंगे। उसकी अपनी सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। लेकिन यहाँ पे जो बात की जा रही है, चूँकि ये वर्क है तो यहाँ सॉरी ये विज़िट वीज़ा है, तो यहाँ पे पेड और अनपेड आप जो है वो काम नहीं कर सकते। फिर आ जाएँ इसके बाद कि वो कहते हैं योर एप्लीकेशन हैज़ 3 पार्ट्स। क्रिएट अ वीज़ा एप्लीकेशन ऑनलाइन, कि सबसे पहले आपने क्रिएट वीज़ा एप्लीकेशन ऑनलाइन करनी है। जैसे मैं आगे आपको चल के इसका फॉर्म दे देता हूँ और फॉर्म पे आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद पे द वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी, फिर आपने इसकी फ़ीस पे कर देनी है। फिर सेंड योर पासपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रोसेसिंग, फिर आपने ये डॉक्यूमेंट सेंड कर देने हैं प्रोसेस करने के लिए। अब ठीक हो गया, यहाँ तक ये मामला आ गया। इसके लिए आप कहते हैं कि इन सम केसेस यू मे आल्सो नीड टू प्रोवाइड बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। बायोमेट्रिक के लिए यकीनन आपको किसी ऐसी जगह पे ज़रूर जाना होगा जहाँ से आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो सके, जैसे फिंगरप्रिंट्स हो गए या साइन सिग्नेचर्स, और वो आपकी फ़िज़िकल जो अपीयरेंस है वो चाहेंगे कि वहाँ पे आपकी हो, और मे भी किसी जगह पे आपका छोटा मोटा इंटरव्यू भी हो किसी जगह के ऊपर। लेकिन ये चीज़ें हमारी सामने आ गई। अब इसके बाद आ जाएँ, ये लिंक जो है ये लिंक भी मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जिसमें ये ऑनलाइन फार्म आप डाउनलोड करेंगे, आप इसमें अपना डाटा फिलअप करेंगे। ठीक हो गया जी। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे अगर कोई साइन अप का ऑप्शन है तो यकीनन आप साइन अप करेंगे उसमें, और अगर साइन अप नहीं है तो ये देख लें यहाँ पे सिर्फ ये कंट्री ऑफ नेशनलिटी यहाँ दे रहा है। इसमें अगर पाकिस्तान डालते हैं तो देखें पाकिस्तान दे रहा है इसमें। ठीक हो गया। ये आपके लिए फार्म है, इसमें चूँकि जहाँ पाकिस्तान आ गया इट मीन्स कि ये पाकिस्तान के रिगार्डिंग देखें इसने उठा भी लिया, बाकी फॉर्म को सेट किया इसने। ये आप खुद करेंगे, अपना डाटा डालेंगे इसमें। मैं आपके लिए जो कोई रफ़ डाटा डमी डाटा मैं वो भी नहीं डालना चाह रहा, तो इसको आप खुद फिलअप कीजिएगा। ये जब कंप्लीट हो जाए तो फार्म हो सकता है आपको यहाँ पे मिले, और फार्म को आपने डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जो दूसरा इसके अंदर है एलिमेंट वो ये है वीज़ा डॉट VFS ग्लोबल का एक ये है, इसका लिंक भी मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आप ये कर लेंगे। जब फॉर्म आपका डाउनलोड हो जाए तो बुक एन अपॉइंटमेंट के लिए आपको ये साइट हेल्प करेगी कि आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अगर तो कोई डायरेक्ट इसमें कोई लिंक मेरे इलम में तो नहीं है, लेकिन ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है इसमें कि स्टेप बाय स्टेप गाइड ये दे रहा है कि आइडेंटिफाई वीज़ा टाइप। इसमें सबसे पहले कि आपका वीज़ा टाइप आइडेंटिफाई, फिर बिगिन योर एप्लीकेशन, फिर उसके बाद बुक एंड अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है, फिर पे योर फीस, फिर उसके बाद आता है कि विज़िट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, फिर आप वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर जाएंगे। उसके बाद ट्रैक योर एप्लीकेशन, आपकी ट्रैक एप्लीकेशन की भी चीज़ें हर चीज़ के साथ छोटी छोटी यहाँ पे इन्होंने वो दी है, डिटेल दी है। मिसाल इससे ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये छोटी सी इसकी डिटेल है, ये साथ में दी हुई। फर्दर अगर उसके हाइपरलिंक बने हुए हैं तो उन पर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। अब ये कहता है कि रेडी टू अप्लाई, जैसे ही अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करते हैं तो फिर आपके लिए ये बुक एन अपॉइंटमेंट का ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप बुक करें अपनी अपॉइंटमेंट, फिर आप आ जाएंगे ये पेज आपके साथ। ये मैं डायरेक्ट लिंक इसका दे दूँगा। तो ये VFS ग्लोबल का अकाउंट क्रिएट करें सबसे पहले आप। जब अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो फिर आप अपॉइंटमेंट की बुकिंग यहाँ से कर सकेंगे। ठीक हो गया। उसके साथ साथ वीडियो को भी हम क्लोज़ करते हैं, टाइम काफ़ी है इसका। और ये कि चूज़ आप वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर आपने कौन सा चूज़ करना है, कराची, लाहौर या मीरपुर। इस सब का टाइमिंग जो है सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक है। ये आप देख लें, इसकी टाइमिंग नज़र आ रही हैं, मंडे टू फ्राइडे। इसका सब शहरों के अंदर एक जैसे एक दिन है, एक जैसे टाइमिंग्स हैं। चलें जी, आपके लिए ये मालूमाती वीडियो हम ले आए हैं, और इसमें कोई झूठ, कोई फ्रेब, कोई फ्रॉड नहीं है। सीधी सीधी बात है, कोई झांसे वाली बात नहीं है, कोई सपने आपको नहीं दिखा रहे। आप अपने मामलात में ख़ुद कफ़ील हों और अपनी चीज़ों को खुद अच्छी तरीके से हल करें। किसी
एजेंटों के और उनके जो है ना होते ना चढ़ें। बेहतर ये है कि जितना काम खुद हो सके वो कर लें। अगर कहीं चीज़ ना समझ आए, कहीं हेल्प की ज़रूरत हो, आप मुझे गरीब को याद कीजिएगा, आपकी जहाँ तक हो सके हेल्प भी कर दूंगा इसमें। और इसके साथ साथ ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। अपनी दुआ में याद रखें। और इसके साथ साथ ये है कि नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।